संदीप सर, 2003 से निप्पॉन लाइफ इंडिया, जो पूर्व में रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाती थी, के विभिन्न पदों पर रहे हैं। और 2009 से सीईओ के पद पे रिलायंस, जो अब निप्पॉन म्यूचुअल फंड म्यूचुअल एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है, उसकी और सुप्रीम बॉडी जो म्यूचुअल फंड्स की है एमफी, उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं। सबसे ज्यादा सामान्य बात जो मुझे लगती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो एडवाइजरी कमेटी पे हैं, मेंबर ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन मनी, फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे भी आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है। सो वी आर सो प्राउड टू हैव यू हियर सर। और हमारे साथ है सौगातु चैटर्जी सर, जो चीफ बिजनेस हेड है इंडिया के, और आकाश सिंह राणा जी, जो सीनियर जोनल हेड हैं वेस्ट के। तो इन सब चर्चाओं के साथ और हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारी पर्सनल फाइनेंसेस में हाउ टू मैनेज पर्सनल फाइनेंस पोस्ट कोविड-19। तो ओवर टू यू संदीप सर, प्लीज। शशांक जी एंड से ग्रुप, थैंक यू वेरी मच आज मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड मुझे मालूम नहीं था कि आज के दिन में आप 1 लाख लाइव्स को रोज टच करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो आपने बोली, पावर और एजुकेशन, ये कंट्री खाली पावर और एजुकेशन से ही चलेगी। और आज के दिन में आज सबसे पहले आज हमारा जो चर्चा है कोविड के बारे में, बट सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आज सब लोग, हम सब जो इस टाइम कॉल पे हैं, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सारे जानकार सब सेफ रहें इस पीरियड में। स्पेशली इंदौर में इस टाइम काफी बढ़ चुका है, बॉम्बे में भी। एंड मुझे देख के बहुत अच्छा भी लगता है कभी कभी कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सब अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हैं। आज इस मीटिंग में आए, नहीं तो कभी कभी ऐसे एनवायरनमेंट में आदमी खुद नेगेटिव हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग अस। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। आई थिंक जैसे अभी सौगाता बात कर रहे थे, ये बहुत मुश्किल टाइम है और डिफरेंट टाइम है। मुझे नहीं याद है कभी हमने इतनी मीटिंग्स कभी जूम पे या लैपटॉप्स पे करी हो पहले। एंड अब ये नॉर्म बन गया है आज के दिन में। आज से पहले इसको बड़ा इम्पर्सनल माना जाता था, जब तक आप किसी को मिले नहीं, इट वाज पर्सनल टच नहीं था। बट आज के दिन में ऐसा लगता है कोई आदमी अपनी पर्सनल लाइफ में आपको टाइम दे रहा है, तो आई थिंक ये और भी अच्छी चीज है, इसलिए मुश्किल टाइम पे। मैं पहले आई थिंक स्टार्ट करना चाहूंगा कि आज के दिन में ये कोविड के ये एक ऐसी चीज हुई है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया है। लेकिन पॉजिटिव चीज ये भी है कि आज के दिन में उसकी रिकवरी भी काफी फास्ट आई है। आज 20-25% रिकवरी भी आ गई है। और आज हम इंडियंस, हम हमेशा, एक चीज है हमारी सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। आज का ये जो पूरी दुनिया में ये क्राइसिस चल रहा है, इस दुनिया के क्राइसिस की वजह से चाइना हो चाहे यूएस हो, ये क्राइसिस कोई भी कंट्री क्राइसिस से नहीं बचेगी। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज ये, सबसे पहले आज के दिन में इंडिया का जो ग्रोथ है, मे बी अगले पिछले 10 साल या 20 साल का सबसे लोएस्ट ग्रोथ आएगा अगले 1 साल में। जो जीडीपी की प्रोजेक्शन जो आ रही है इस टाइम पे, मोस्ट अग्रेसिव भी आ रही है कि 2% ग्रोथ होगा। फिच और 1-2 और एजेंसीज ने बल्कि बोला 0% ग्रोथ होगा। लेकिन पॉजिटिव ये है कि G20 की जितनी कंट्रीज हैं, उसमें खाली हम ही, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री बची है जिसकी पॉजिटिव ग्रोथ है। तो आज हमारे को ये देखना है कि आगे चल के ये अब कैसे आगे चल के इकोनॉमी चलेगी। हमारे को 2 चीजें पूरी इस टाइम पे लगता है। इंडिया का जो इस क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे रिलेटिवली थोड़ा कम होगा। आज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इम्पैक्ट नहीं होगा, होगा और हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग करी कि 30,000 करोड़ का रोज का नुकसान हो रहा है और अगले 3-4 क्वार्टर आज के दिन में अच्छे नहीं निकलेंगे। आज अब निफ्टी ईपीएस का भी देखें, आज हमारा अपना इंटरनल एस्टिमेट है अबाउट 20% इसमें रिडक्शन होगा आगे चल के। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, हमने 2001 में देखा मार्केट ऑलमोस्ट 50% नीचे गई, लेकिन उसके अगले साल 100% ऊपर गई, अगले 5 साल में 300% ऊपर गई और अगले 10 साल में 800% ऊपर गई। सिमिलरली अगर 2008 में भी अब देखिए तो मार्केट 60% नीचे गई, उसके अगले साल 100% ऊपर गई, 5 साल में 250% ऊपर गई। और तो इफेक्टिवली आज हमने ये देखा कि जब भी ये क्राइसिस आता है, ये क्राइसिस 1 से 1.5 साल का इम्पैक्ट होता है और ये इस बार भी होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हमने जो देखी है कि इन क्राइसिस के बाद 2 चीजें चेंज हो जाती हैं। एक तो सेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे, और दूसरा असेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है कि कौन सा असेट क्लास बढ़िया करेगा। सो अभी एक बारी के लिए अभी हम इक्विटीज पे थोड़ी देर के लिए स्टिक करते हैं। आज हमें लगता है कि ये जो क्राइसिस आया है इसके बाद एक काफी चेंज आएगा, कौन सी कंपनीज अच्छा करेंगी या नहीं करेंगी। सो आज
आज सबसे पहले आज हम ये लेके चलते हैं जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, जिसका अबाउट अबाउट 35-38% का वेटेज है इंडेक्स पे। आज हमें लगता है कि आज के दिन में इसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। आज के दिन में जो कंपनीज जिनकी बड़ी बैलेंस शीट बढ़िया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिनका रिलेटिवली कासा का अमाउंट ज्यादा है, वो अच्छा करेंगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर स्मॉल वाले जो कैटेगरी है, स्मॉल बैंक्स वगैरह, उनको थोड़ा सा आगे चल के मुश्किल आएगा। सिमिलरली एनबीएफसीज के अंदर भी सेम चीज होगी, जहां बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है और जो पैसा बोरो करने का क्षमता रखती हैं कंपनीज, आई थिंक वो कंपनीज अच्छा करेंगी। बिकॉज इस टाइम पे क्वेश्चन ये नहीं है कि अगले 2 क्वार्टर्स का प्रॉफिट क्या आएगा। द बिगर क्वेश्चन इज ये कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सरवाइव करेंगी, कैसे पैसा रेज करेंगी और कैसे अपना नया बिजनेस केस बनाएंगी। सो हमारे को ऐसा लगता है कि आज के दिन में, क्योंकि एज फ्रॉम रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम स्टॉक्स के नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो कंपनीज के पास लिवरेज कम है, जिनके पास लिवरेज नहीं है और क्लीन बैलेंस शीट है, जिनके पैसा रेज करने की जिनके पास क्षमता है, वो कंपनीज आगे चल के और अच्छा करेंगी। बैंक्स के अंदर जो बैंक्स जिन पे कॉर्पोरेट डिपेंडेंस कम है, जिनकी टोटल लेंडिंग, जो अभी आपने पीछे देखा काफी बैंक्स थे जिनकी वेरी हाई परसेंटेज ऑफ लेंडिंग कॉर्पोरेट्स की तरफ थी या 10-12 कॉर्पोरेट्स की तरफ था। आई थिंक वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। आज आप ये देखेंगे कि उसको मोर रिटेल की तरफ जाएगा। ये जो क्राइसिस है, ये बड़ा डिफरेंट टाइप का क्राइसिस है। इसमें आज शशांक जी ने इंट्रोड्यूस कराया हमें एज एन एक्सपर्ट। आज एक्सपर्ट, हम लोग एक्सपर्ट भी अब स्टूडेंट बन गए हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि सब कुछ चेंज हो रहा है। आज तक हमने यही देखा कि इंडिया में कंजम्पशन स्टोरी है। आज हमने हमेशा हम कहते थे कि आज के दिन में जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2000 से 3000 4000 जाएगा, जैसे जैसे जो बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, काफी जो होगा, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड होगा। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड का मतलब ये हो गया, आदमी जाके थिएटर पे जाएगा, ब्रांडेड कपड़ा खरीदेगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, ये सब चीजें होंगी, ट्रैवल के ऊपर होगा। लेकिन एक बारी के लिए अब ऐसा लगता है कि अगले 1 से 2 साल जो सबसे बड़ी जो होगी आज के दिन में, जो प्रायोरिटी के हिसाब से विल बी सेफ्टी एंड कंजर्वेट बीइंग टू कंजर्व कैश। सो ऑल ऑफ अ सडन आज के दिन में, आज हमें लगता है कि लोग जैसे आज कंपनीज पीवीआर हो गया, आइनॉक्स हो गई, जो आज 31 मार्च तक तो मई तक तो बंद है, लेकिन आज भी अगर मई को खुल भी जाए वो, मुझे नहीं लगता आप या मैं 6 महीने के लिए वहां मूवी देखने जाएंगे जब तक हमारे आसपास कोई आदमी बैठा होगा। सिमिलरली आज रेस्टोरेंट बिजनेस, आज भी अब देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आती है डोमिनोज की, क्या हैंड कॉन्टेक्टलेस फूड इज बीइंग डिलीवर्ड। बट आज एक नॉर्मल आदमी में आज वो हिम्मत नहीं है कि आई थिंक वो फूड, वो चाहे कॉन्टेक्टलेस बोलिए या जो मर्जी बोलिए, कि बाहर का खाना खाने की। इसका कहने का मतलब क्या है कि एकदम से टोटल कंजम्पशन बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आज के दिन में टोटल एक फैमिली का अप्रोच कंजर्वेटिव हो जाएगा। जो आदमी खर्चा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पे करता था, डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे करता था, ट्रैवल पे करता था, हॉलिडेज पे होता था, वो सब बंद हो जाएगा। सो ये चीजें अब बेसिकली काफी पैसा वापस अब बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में भी आएगा। आज के दिन में मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे एवरेज करना है। आई थिंक हमने देख लिया आज तक कि ये एवरेज वाली जो स्टडी है, दिस इज द मोस्ट, इट डजंट वर्क। बिकॉज आज के दिन में लॉन्ग टर्म में आप कितना एवरेज कर सकते हैं। आज एज प्रोफेशनल्स हम कहते हैं हमें नहीं मालूम अभी ये मार्केट अभी 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे ठीक करने के लिए। तो इसलिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें इसको असेट एलोकेशन को फॉलो करिए। और ये टू मच ट्राइंग टू एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम एक देखते हैं रिटेल निवेशक के अंदर स्पेशली, कि अब काफी कब सस्ता मिल रहा है, या अभी आज के दिन में पिछले 1 महीने के अंदर फार्मा का ट्रेंड हो गया। बिकॉज कोरोना वायरस आ गया तो लोग तो दवाई लेंगे तो अच्छा फार्मा सेक्टर अच्छा चलेगा, तो सारा पैसा फार्मा में डाल दीजिए। आई थिंक एक थोड़ा सा इसको हमारे को एक डिसिप्लिन वे में चलना पड़ेगा। हमारा ओवरऑल व्यू ये है कि अगले साल में इक्विटी से हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक इक्विटी एज लॉन्ग एज आई थिंक फॉर श्योर अगले साल विल बी म्यूटेड रिटर्न। आई थिंक ओवरऑल निफ्टी का भी जो अर्निंग्स होंगी 10-12% से ऊपर अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप 5 साल के हिसाब से करते हैं तो आई थिंक उसमें आई थिंक क्लियरली जितना पास्ट में हर क्राइसिस ने दिखाया हमारे को, जब क्राइसिस हुआ तो उसके अगले 5 साल अच्छे होते हैं। एज फंड मैनेजर्स आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमने भी अपनी अप्रोच काफी इस टाइम पे जो मोर डिफेंसिव में रहे। अभी ये वो टाइम नहीं है कि बहुत अदर देन स्मॉल कैप फंड जहां पे हम अग्रेसिव कॉल्स लेते हैं। ओवरऑल जहां हमारे पास मैंडेट्स हैं, वी बीन अ लिटिल मोर इन द कंजर्वेटिव स्टॉक्स रादर देन ट्राइंग टू बी
it is better to see certainty, things coming back to normal, rather than trying to get into something which is more aggressive. I think before I end, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारा जो आगे इन हाउस व्यू हमारा ये है कि जो कुछ सेक्टर्स जो हमें लगता है कि अच्छा करेंगे, फाइनेंशियल सर्विस इन पॉकेट्स विल डू वेल, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पे सेविंग्स इन्वॉल्व है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेविंग्स इन्वॉल्व है जहां पे, एंड नॉट प्योरली लेंडिंग, बिकॉज लेंडिंग में यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि द फर्स्ट टाइम इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर एसएमई एमएसएमई में लिक्विड इशू आ सकते हैं, तो होगा कि ये स्मॉल लेंडिंग भी जो नॉर्मली जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग छोटा टिकट साइज होता है जिसको हम लोग सेफ मानते थे, वहां पे भी थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। सो थोड़ा सेविंग की तरफ हमारा रहेगा। नंबर 2, ऑटो हमारे को लगता है समहाउ, आई थिंक जो ऑटो पिछले 3-4 साल का ऑटो सेक्टर थोड़ा स्लो चल रहा था, ऐसी फीलिंग आती है हमारे को कि हमारा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है कंपेयर टू द इंडस्ट्री, कि हमें ये लगता है कि इस टाइम पे पीपल विल गो, जो अफोर्ड कर सकता है जाके अपनी पर्सनल गाड़ी लेना चाहेगा रादर देन यूजिंग उबर एंड ओला, तो थोड़ा सा एक वो अप ट्रेंड चेंज होगा। नंबर 3, हेल्थ सेक्टर हमारे को थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है। हमारे को लगता है कि नॉर्मली लॉट ऑफ मनी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड एंटरटेनमेंट और ट्रेवल पे खर्च हो रहा था, वो बेसिकली वेलबींग ऑफ ह्यूमन, अपने फैमिली के वेलबींग के ऊपर होगा, खर्चा होगा। तो मैं फार्मा को ओवरऑल मैं अक्रॉस द बोर्ड नहीं, लेकिन फार्मा एंड एवरीथिंग टू डू विद हेल्थ केयर कैन बेनिफिट। फाइनली ऑयल, अभी हम पीछे ऑयल में काफी कुछ देख रहे हैं, अपना जो हुआ आजकल तो काफी जोक्स भी ऑयल के बारे में चलता है कि जाओ आप पेट्रोल टैंक बढ़ाओ और पेट्रोल पंप वाला आपको 2000 रुपए देता है। ये सब फिर से मोमेंट्री होता है ये सब चीजें, लेकिन आई थिंक हमारे को लगता है कि ऑयल का ये जो रिडक्शन इन प्राइस ओवरऑल इंडिया के लिए हमेशा अच्छा रहता है। आज इंडिया हम 1 मिलियन बैरल हम इंपोर्ट करते हैं। आप सोचिए, एक बैरल का भी अगर जो $1 कम होने का मतलब होता है हमारा $1 बिलियन का फिस्कल डेफिसिट घटता है। तो आई थिंक वो एक हमारे लिए काफी पॉजिटिव है। लेकिन टू कंक्लूड मैं ये कहना चाहूंगा, हम ये देखते हैं कि आज के दिन में जैसे आरबीआई और गवर्नमेंट ने ये क्राइसिस को मैनेज करा है, मीडिया में जैसा मर्जी आया, बट लेकिन हम आई थिंक इसको एज अ फाइनेंशियल सेक्टर देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने मैनेज करा है। आरबीआई ने जो एट मल्टीपल स्टेजेस अभी पीछे 50,000 करोड़ का जो एलटीएम लेकर आए हैं, ओएमओ एंड वेरियस अदर जो चीजें लेकर आ रहे हैं, और जितनी हमारी इंटरेक्शन हो रही है सरकार के साथ और आरबीआई के साथ, अभी उन्होंने इस बारी अनलाइक इन पास्ट जैसे एक ही आया कि पैकेज लेकर आगे, आई थिंक वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं एंड मेंटली दे आर वेरी क्लियर, दे विल इंश्योर एवरीथिंग। इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट लॉकडाउन की वजह से आ रहा है वो तो आएगा, लेकिन दे विल गो ऑल द वे एक्स्ट्रा, एक के लोएस्ट लेवल पे जो गरीब आदमी तक आई थिंक उसको तकलीफ ना हो, और दूसरा आई थिंक इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए वो सब कुछ करेंगे। इन मार्केट कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है इस टाइम पे इमोशंस की वजह से हम लोग वो जो डिसीजन लेते हैं, चाहे ज्यादा पैसा लगा दिया क्योंकि मार्केट गिर गई या अपना सिप को रोक दिया, ये दोनों डिसीजन अक्सर आगे चल के गलत प्रूव होते हैं। सो आज मुझे पर्सनली आज मिंट ने मेरा कोई इंटरव्यू लिया कि संदीप आप बताइए इस पीरियड के अंदर आपने अपना सारा पैसे में क्या चेंजेस करे। मैंने एक ही जवाब दिया, मेरा पर्सनल पैसा 99.99% ऑफ माय फाइनेंशियल मनी म्यूचुअल फंड में है और खाली निपॉन म्यूचुअल फंड में है, और मैंने इस क्राइसिस में कोई चेंज नहीं करा क्योंकि ये पैसा अगर 10 और 20 साल के हिसाब से लगाया गया है, मैं कोई उसमें जरूरत नहीं समझता कि इस टाइम पे मुझे वो एलोकेशन चेंज करनी है बिकॉज अभी थोड़ी मार्केट में भी करेक्शन आ गई तो मैं और बढ़ा दूं। सो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि इसमें इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत फैशनेबल होता है कभी कभी कि मैंने 8000 निफ्टी पे खरीद लिया, मैंने इस पे ले लिया, मैंने एवरेज कर लिया, बट लॉन्ग रन में देखेंगे इस चीज का कोई फायदा नहीं मिलता। सर मयंक जी, बहुत अच्छी खबर है अपने लिए तो ये, मतलब अपन लोग आराम से छोटे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। संदीप सर, आप इतने बड़े लेवल पे होके भी हर आदमी की नीचे निजी चीजों तक पहुंच के उसको टच कर पाते हैं, दिस इज काफी प्रशंसनीय बात है सर। मतलब आप हर छोटे आदमी को और बड़े आदमी को बराबर से नाप तोल पाते हैं सर, वेरी गुड सर। अच्छा, एक सवाल हमारे को जो हमेशा जहन में काफी दिनों से परेशान कर रहा है कि यस बैंक रातों रात बिल्कुल बंद हो गई, एसबीआई बिल्कुल एक भगवान श्री राम बन के आई और हनुमान जी की तरह उन्होंने बिल्कुल मदद किया और बचा लिया यस बैंक को। पर इस तरीके से अगर बैंकिंग सेक्टर पे से विश्वास उठ जाएगा साहब, तो मतलब क्या होगा इन्हें, और हर बार तो एसबीआई आने वाली नहीं है सर।
तो आपको क्या लगता है, यानी हमको बैंकों में एफडी करना भी चाहिए या सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही में जाना चाहिए और कहीं जाना नहीं चाहिए? तो मैं इसमें आई थिंक जैसे मैंने बोला, कभी कभी क्या होता है कि हमारा सबका फ्यूचर आउटलुक जो होता है, जो इमीडिएट पिछले 2-3 महीने में होता है, उससे काफी इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैं यस बैंक को एक थोड़ा एक केस को बाहर रखूंगा, बट मैं कहूंगा कि आई थिंक मेरे हिसाब से इंडियन बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक ये एग्जांपल्स हमेशा आज की दुनिया में ऐसा नहीं है कि आज ओवर हिस्ट्री और पिछले 20 साल के अंदर 2-4 साल में कोई एक आधा बैंक कोई जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंकिंग सेक्टर वीक हो गया। सो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि यस बैंक की वजह से मैं कि पूरा बैंकिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है। मैं तो इसको ये पॉजिटिव देखना चाहूंगा, आज बैंक में जो मुझे प्रॉब्लम थी लेकिन सरकार ने उसको डूबने नहीं दिया, इसमें इसको ऐसे पॉजिटिव देखता हूँ। तो आई थिंक मेरा एक ही बस रहेगा एडवाइस, जो मुझे आई एम श्योर वो है आप सबको मालूम ही है, लेकिन थोड़ा सा ये कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स से थोड़ा सा हमारे को भी डर लगता है। लेकिन आई थिंक ये जो बैंक्स लाइक यस बैंक एंड अदर जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, मैं इसमें ऐसा नहीं कुछ, इसमें कोई आपके मन में शंका नहीं डालना चाहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में कोई आपको डरना चाहिए। सर अभी जैसे हमारे इतने यंगस्टर्स हैं हमारे ग्रुप के अंदर, हम जितने कॉल में हम 150-200 लोग हैं अभी, काफी यंगस्टर्स हैं सर। तो ये इन सबका एक ही प्रश्न होता है कि हमारा कैपिटल फॉर्मुलेशन कैसे करें। तो इसके ऊपर आपका क्या सोचना है सर? हमारा पूंजी का जो निर्माण हम कहते हैं आज भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो कमी है हर एंटरप्रेन्योर को, हर आदमी को, ये पूंजी की कमी है। फिर पूंजी की कॉस्ट बड़ी भारी होती है, इक्विटी से लाओ तो महंगी पड़ती है, बैंक के सेक्टर से लाओ तो 10-12% कॉस्ट हो जाती है। तो हमको लॉन्ग टर्म में सर पूंजी का निर्माण का कुछ एक बिल्कुल सिंपल सा कोई सॉल्यूशन आप आम आदमी की भाषा में बताइए सर। शशांक जी, इसमें तो सबसे जो बड़ी चीज है आई थिंक ये सबसे पहले एक तो अगला 1-1.5 साल थोड़ा लिक्विडिटी का इशू रहेगा। आज के दिन में नया कैपिटल फॉर्मेशन इतना इजी नहीं रहेगा। आज हम सोचें कि जैसे मैंने पहले बोला, आप तो यंगस्टर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एस्टैब्लिश्ड कंपनीज का भी जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं, उनको मार्केट से पैसा उठाना आसान नहीं रहेगा आज। तो थोड़ा सा ये लिक्विडिटी का इशू तो रहेगा। आई थिंक ये अगला जो 6 से 12 महीने हैं, थोड़ा जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं, और थोड़ा सा ओवरऑल थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि इस टाइम पे फ्रेश कैपिटल फॉर्मेशन डिस्कशन का ये टाइम नहीं है, इस टाइम पे कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल का टाइम है। मतलब बचा के चले, संभाल के चलें। आई थिंक ये वो टाइम नहीं है, क्योंकि आज के दिन में कैपिटल कंजर्व तब फॉर्मेशन तब होता है जब इकोनॉमी फास्ट ग्रो करती है। ये जो भी टाइम चल रहा है अगला 3 से 4 क्वार्टर, आई वुड से ये वो टाइम नहीं है कोई आदमी को कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए। जो है उनको कंजर्व करिए। मतलब जैसे आपने पहले आइडिया दिया कि हमें डिजिटाइजेशन, नया बिजनेस, मतलब हमारे एजुकेशन को हमें डिजिटाइज करना चाहिए, रियल स्टेट में कंज्यूमर बेस पे जाना चाहिए, पावर इंफ्रा में गवर्नमेंट प्रोसेस पे जाना चाहिए। तो बहुत बहुत बढ़िया आपने सर इन चीजों पे हमारे को गाइडेंस दिया। साक्षी दीदी, आपका कुछ सवाल? नहीं, थैंक यू सो मच सर। जितने क्वेश्चंस थे हमारे ऑडियंस से भी, वो भी आपने बहुत अच्छे से फुलफिल करे। सो आई एम सो थैंकफुल कि इतना इंसाइटफुल और आप इतने आसान वे में इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें समझा पाते हो। हमको हमारी टीचर्स ने इतने आसान वे में पढ़ाया होता काश, बट दिस सो गुड। थैंक यू सो मच संदीप सर for being with us here today, and thank you everyone for taking participation in this session.